आशा ने बेटे को गांव से बाहर भेजा और बेटे ने शहर जाते ही नौकरी के साथ साथ शादी भी कर ली और अपनी बीवी के साथ शहर में ही रहने लगा। पर जब माँ को पता चला कि उसके बेटे विवेक ने शादी कर ली है तो उससे रहा नहीं जाता और वो अपने बेटे को फोन करती है। बेटा, तूने तो शादी कर ली और खुद शहर में बस गया, कभी माँ के बारे में सोचा ही नहीं। आज तक मैं अपनी बहू से मिल भी नहीं पाई हूँ। माँ फिक्र मत करो, अब बहुत जल्दी अपनी बहू से मिल लोगी। अरे रहने दे, अगर तुझ पर विश्वास किया ना तो तू कभी मुझसे मिलने ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद शहर आऊंगी और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी और अपनी बहू से अपनी सेवा भी करवाऊंगी। अब जैसे ही विवेक को पता चलता है कि उसकी माँ गांव से आ रही है तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी माँ से बात करने के बाद परेशान होकर सपना से कहता है, सपना, माँ आ रही है। किसकी माँ? मेरी माँ तो यहीं रहती है। अरे यार, मेरी माँ आ रही है, वो भी गांव से। और गांव की बहू को तो खाना बनाना, सास की सेवा करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब आता है, लेकिन तुम्हें तो मुझसे लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। देखो, माँ आ रही है, इसलिए तुम माँ के सामने मेरा नाम भी मत ले लेना, वरना माँ मुझको लेकर यहाँ से चली जाएगी और तुम्हें यहीं छोड़ देगी। क्या सासू माँ आ रही है? हमने तो घर में नौकरानी रखी है, हम तो अपना पेट भरने के लिए खाना भी नहीं बना पाते, मैं माँ जी का खाना कहाँ से बनाऊंगी? देखो, मुझे घर का कोई काम नहीं आता विवेक, तुम ही सोचो अब मैं क्या करूं। अब सपना को जैसे ही पता चलता है कि उसकी सास आ रही है तो उसकी हालत देखने लायक हो जाती है, क्योंकि सपना को कोई काम ही नहीं आता था और उसकी सास गांव की रहने वाली थी। आखिर गांव की सास तो बहुओं से ही सारा काम कराती है। यही सोच सोच कर सपना और विवेक का बुरा हाल हो रहा था। तभी वहाँ सपना की नौकरानी कमला ताई आती है। आका भाई मैम साहब, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ना जल्दी घर जाएगी। जाते टाइम पर किचन मत करना। हाँ कमला, अब मैं कभी किचन नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं खुद घर के सारे काम करना सीख लूँगी। तुम्हें ना अब कल से आने की ज़रूरत नहीं है। आका भाई मैम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या मैम साहब? आपको मेरी बात बुरी लग गई? अगर मैं इधर काम नहीं करेगी तो किधर जाएगी? तुम अपने लिए कोई दूसरा घर देख लो या कुछ महीनों का इंतज़ार कर लो। क्या पता दोबारा मैं तुम्हें ही बुला लूँ, और क्या पता घर के काम सीखने के बाद मैं शायद तुम्हें कभी याद ही ना करूँ। आखिर मेरी सासू माँ जो आ रही हैं, अपना घर बचाने के लिए मुझे घर के काम तो सीखने ही पड़ेंगे ना। तुमने घर का काम वैसे बहुत अच्छा किया मेरे लिए, अब जाओ और कल से मत आना। हाँ, इतना बोलकर सपना अपने पास वाली पड़ोसन के घर जाती है और अपनी दुख भरी कहानी उससे बताती है। विनीता यार, अब तू ही कुछ कर सकती है, तू तो एक परफेक्ट बहू है जो अपनी सास, ससुर, पति, बच्चे, ननद सबको संभालना अच्छे से जानती है। मैं तो यहाँ अपने पति को ही नहीं संभाल पाती, सास को कैसे संभालूंगी? और मेरी सास ना गांव से है, अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो कहीं विवेक को लेकर अपने साथ ना चले जाए। मैं कितना ही क्यों ना लड़ लूं, पर मुझे विवेक के साथ ही रहना है। सास के आने का इतना डर किसी के अंदर मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे पर तू फिक्र मत कर, तू ना बिल्कुल सही घर में आई है। मैं तुझे घर का एक एक काम करना सिखा दूंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ मैं तुझे चुटकियों में सिखा दूंगी। विनीता की बात सुनकर सपना का डर थोड़ा कम होता है और उसकी परेशानी भी अब कम हो जाती है। अब अगले ही दिन से विनीता सपना के घर जाकर उसे घर की साफ सफाई करना सिखाती है। माफ़ करना सपना, लेट हो गई, पर क्या करूँ, मेरे घर में भी तो काम रहता है ना। पर तेरे घर को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तूने किसी भी काम को हाथ लगाया है। अगर मैं घर के काम खुद करना जानती तो तुझे थोड़ी ना बुलाती। अब जल्दी से बता कैसे क्या करना है। विनीता सपना को सबसे पहले झाड़ू लगाना और घर की सफाई करना सिखाती है, कुछ देर बाद पोछा लगाना, और इस तरह से अब कभी विनीता सपना के घर जाकर उसे काम सिखाती तो कभी सपना खुद विनीता के घर जाकर काम सीखती। अरे वाह सपना, तुम तो बहुत कम दिनों में सारा काम सीख गई हो। अब जब तुम्हारी सास आएगी ना तो तुमसे बड़ी खुश हो जाएगी। यही तो चाहिए, अगले हफ्ते ही मेरी सास आ रही है। वैसे सब कुछ अच्छे से हो जाए और मेरी सास को ना शिकायत का कोई मौका ना मिले। सपना बहुत खुश थी ये सोचकर कि उसे घर का सारा काम करना आ चुका था, और अगले हफ्ते जैसे ही आशा अपने बहू के घर आती है तो सपना अपनी सास को खुश करने के लिए घर के कामों में लग जाती है और अकेली ही सुबह से शाम तक घर के काम करती और अपनी सास की सेवा भी। माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। विवेक जी ने मुझे बताया था आपको खाने में क्या पसंद है, और ये खाना खाने के बाद मैं आपको आपकी दवाई दे दूँगी, उसे आप ना दूध के साथ ले लेना। हाँ बहू, मैं खा लूँगी दवाई और खाना भी, पर पहले विवेक को भी तो आने दे, फिर सब साथ में खाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे विवेक जी ना थोड़ा लेट आएंगे। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं अपने बेटे विवेक का इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ।
अब आशा विवेक के आने का इंतज़ार करती है और विवेक के आने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद विवेक अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है, पर सपना सोने से पहले सारे बर्तन और रसोई की सफाई करने लगती है। ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती। और अगली सुबह भी जब आशा अपनी बहू को घर के काम करते हुए देखती है तो वो अपने बेटे पर गुस्सा करने लगती है। नालायक कहीं का, बहू क्या इस घर की नौकरानी है जो तू हर समय बहू से ही काम करवाता है? रात को भी मैंने देखा खाना खाकर आराम से तू सोने के लिए चला गया और मेरी बहू 12 बजे रात देर तक घर के काम करती रही। बेशर्म कहीं का, तो घर में नौकरानी नहीं रख सकता था या बहू के घर के कामों में मदद नहीं करवा सकता था? मेरी बहू कुछ नहीं करेगी। शहर की लड़की है पर फिर भी गांव की बहू की तरह हर समय चूल्हे चौके में लगी रहती है। सपना तो ये सब कुछ आपके लिए कर रही है माँ, क्योंकि आपको ही तो एक संस्कारी बहू चाहिए थी ना। अरे चुप कर, बहू से काम करवा कर मजे ले रहा है तू और नाम मेरा लगा रहा है। हाँ, मुझे संस्कारी बहू चाहिए थी, लेकिन मुझे नौकरानी बहू नहीं चाहिए थी जो सुबह से शाम तक घर के कामों में ही व्यस्त रहे, जिसके पास खुद के लिए समय ना रहे। बहू, तुझे कल से घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ ये तुझसे कैसे घर के काम करवाता है। तू कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो सारा दिन काम करेगी। अरे मैं भले ही गाँव की हूँ, लेकिन मेरे सोच विचार बिल्कुल भी गाँव के नहीं है। तू शहर की है, शहर की, इसलिए शहर वाले तौर तरीके रख, ना कि गांव वाले। पर माँ जी। अरे पर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना तो कुछ नहीं करेगी मतलब कुछ नहीं करेगी। और तू आज से ही नौकरानी की तलाश में लग जा। ठीक है माँ, मैं आज शाम तक ही नौकरानी का इंतजाम कर देता हूँ। आशा विवेक की अच्छे से क्लास लगाती है। बेचारे विवेक और सपना ये सब देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा होता है। ये देखकर दोनों अपना सर पिटते हैं। उसकी सास मनोरमा में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। मनोरमा जी भी अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानती थी। एक दिन, जी उठ जाइए ना, सुबह हो गई है। अरे यार जाओ ना, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और मुझे भी पता है सुबह हो गई है, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं। सॉरी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा, ये लीजिए आपकी चाय। ना तुमने क्यों तकलीफ की, मैं खुद बना लेती ना। नहीं मम्मी जी, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है बहू, आज तुम सारे काम निपटा लो, फिर हम बाहर चलेंगे। आज ना मेरी बहन के पोते का जन्मदिन है। ऋषभ को तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तू ही चल मेरे साथ। ठीक है मम्मी जी, उससे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। चल मैं हेल्प कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। फिर दोनों सास बहू साथ में किचन में काम करने लगती है। तभी ऋषभ वहाँ आता है। तो मेरी माँ से यहाँ काम करवाया जा रहा है क्यों? नहीं जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मम्मी जी तो बस मेरा हाथ पटा रही है। हाँ बेटा, मैं तो बस बहू की हेल्प कर रही थी। माँ आप रहने दीजिए, आप हमेशा इसकी साइड लेती है। मुझे पता है आजकल की बहू कैसे अपनी सास की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। अरे बेटा काव्या ऐसी नहीं है, तो इतना मत सोच। अरे माँ मैं कह रहा हूँ ना, आपको नहीं पता, ऐसी लड़कियों की लगाम खींच कर रखना जरूरी है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? कॉफी बना कर दो। जी अभी आई। ऋषभ की बातें सुनकर मनोरमा जी को लगा कि उनका बेटा उन्हें बहुत प्यार करता है, इसीलिए शायद इतना ज्यादा सोच रहा है। अरे बहू, ऋषभ की बातों पर ध्यान ना देना, वो थोड़ा सा ना बावरा है, ज्यादा सोचता है। जी माँ जी। वहीं दोपहर में सारे कामों से फ्री होकर दोनों सास बहू मौसी जी के पोते के बर्थडे में चली जाती, जिससे उन्हें शाम को आने में देर हो जाती है। कहाँ थी अब तक, कहाँ घूम रही थी? अरे बेटा ये तो कैसी बातें कर रहा है। आज तेरी मौसी के पोते का जन्मदिन था तो मैं बहू को वहीं लेकर गई थी। मुझे लगा उसका मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। माँ आप इस लड़की की बातों पर पर्दा क्यों डाल रही है? मुझे पता है अपनी सहेलियों के साथ गई होगी घूमने, और मैं ऐसे कुछ बोलूँ ना इसलिए आप बातों पर पर्दा डाल रही हो। और अगर बर्थडे था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे क्योंकि तुझे बोलने पर भी तू हमेशा साथ जाता तो है नहीं, काम का बहाना मार कर तुझे तो ऑफिस ही जाना होता है, इसलिए। मैं सब देख रहा हूँ, जब से ये काव्या आई है ना, न जाने इसने ऐसा क्या किया है कि आप हमेशा इसी का साथ देती हो। तो साथ मुझे क्या, एक दिन आपको ही भुगतना पड़ेगा। फिर ऋषभ कमरे में चला जाता है। मेरे जूते उतारो। जी अभी उतारती हूँ। मेरे कपड़े निकाल कर रखो कबोर्ड से, मैं तब तक नहा लेता हूँ। जी। तभी काव्या देखती है कि पति की शर्ट पर किसी के लिपस्टिक के निशान है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप ऋषभ का काम करके वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ बेटा, कोई बात है तो बता, इतनी उदास क्यों है? देख ऋषभ की बात को ना दिल पर मत लिया कर, वो बहुत बड़बोला है, कुछ भी बकता रहता है। माँ मैं वैसे तो ध्यान नहीं देती, लेकिन मेरे प्यार में क्या कमी रह गई कि इन्हें दूसरी लड़की के पास जाने की जरूरत पड़ गई। क्या मतलब? आज मैंने इनकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखा। हमेशा इनकी शर्ट से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। क्या कह रही है बेटा तू ना ऋषभ से इस बारे में कुछ मत कहना, मैं ही कुछ करती हूँ। वहीं शाम को, काव्या मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। क्या है ये सब? सारा दिन कमरा बिखरा रहता है, खाना ढंग से नहीं बनाती, जब देखो तब घूमने निकल जाओगी, और बाद में अगर मैं कुछ कहूँ तो माँ का नाम लगा देती हूँ, और माँ भी तुम्हें बहुत सपोर्ट करती है। सॉरी जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी, अपनी गलतियों का ध्यान रखूँगी। तुमसे नहीं होने वाला कुछ, मैं जा रहा हूँ और तुम रहो अकेले इस घर में। और ऋषभ वहाँ से चला जाता है। वो रात भर घर नहीं आता। माँ जी मुझे बहुत चिंता हो रही है, सुबह होने वाली है, कब से हम इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऋषभ जी अब तक घर नहीं आए। अरे जाने दे बहू से, ऋषभ जो भी कर रहा है एक दिन वो बहुत पछताएगा।
वहीं अगली सुबह जब ऋषभ घर आता है, कहाँ था ऋषभ तो पूरी रात? अपनी बहू से पूछो माँ, इसी से परेशान होकर मैं घर छोड़कर चला गया था। काव्या, ऋषभ ये क्या कह रहा है? क्या तुमसे अब मेरा बेटा भी नहीं संभाला जाता? मैंने जीवन के 25 साल इसे संभाला है और तुमने अभी से इसकी ये हालत कर दी है। पति परमेश्वर होता है, लेकिन तुम्हें क्या, छोड़ो। जा बेटा तू आराम कर, आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। फिर ऋषभ मुस्कुराते हुए कमरे में चला जाता है। अरे बेटा तू रो क्यों रही है? रो मत। मैंने तो बस इसलिए जानबूझकर तुझे डांटा कि ऋषभ को लगे कि मैं उसके साइड हूँ। चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। कमरे के बाहर दोनों खड़ी होकर ऋषभ की बातें सुन रही होती है। हाँ दामिनी यार, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पहले जब मैं काव्या से बुरा बर्ताव करता था ना, तो माँ का कोई रिएक्शन नहीं होता था। अब तो माँ भी उससे नफरत करने लगी है। आज उन्होंने उसे खुद खरी खोटी सुनाई। अब तो शायद कुछ दिनों में वो खुद तंग आकर घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर तुम बनोगी मेरी दुल्हनिया। I'm so excited. I am too baby. देखा? हाँ मम्मी जी, यानी कि इनका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है, जिस कारण ये सब हो रहा है। हाँ, और अब हमें ही कुछ करना होगा। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर ऋषभ की हर हरकत पर नजर रखने लगती है। वहीं दामिनी ऋषभ के ऑफिस में ही काम करती थी और हर समय उसके साथ रहती थी। इसी दौरान वो ऋषभ के मन में उसकी फैमिली और पत्नी के लिए बहुत सारी बुरी बातें भरती है, ताकि ऋषभ अपनी बीवी को डिवोर्स देके उससे शादी कर सके। बेबी, तुम कब शादी करोगी मुझसे? शादी का वादा मुझसे किया था और पत्नी उस काव्या को बना लिया। वो तो एक नंबर की नाकारा बीवी है। बताओ करती ही क्या है तुम्हारे लिए? बात तो तुम्हारी सही है दामिनी, वो सारा दिन घर में रहती है, लेकिन घर अस्त व्यस्त रहता है, पता नहीं क्या करती है। तो क्या फायदा ऐसी बीवी होने का जो तुम्हारा घर भी ना संभाल सकी? मुझसे शादी कर लो, घर परिवार तुम्हें और ऑफिस को सब अच्छे से मैनेज कर लूंगी। तुम्हारी बीवी तो कमाती भी नहीं है। अरे बात तो तुम्हारी सही है, आज ही जाके मैं उससे डिवोर्स मांग लेता हूँ। हाँ, पैसे भी अब सही समय आ गया है बेबी। वही घर पर। काव्या कहाँ हो? जी बर्तन धुल रही हूँ, अभी आई। बस तुम्हारा जीवन कपड़े बर्तन धुलने में ही गुजरेगा। बाई क्यों नहीं बन जाती तुम? इसी बहाने कुछ कमाई तो हो जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? सही तो कह रहा हूँ मैं। वैसे ये लो ये पेपर, इस पे सिग्नेचर कर दो। उसके बाद अगर तुम चाहो तो बाई बनकर यहाँ रह सकती हो। मेरी एक्स वाइफ होगी तो 2 टाइम का खाना और कपड़ा तो मैं दे ही सकता हूँ, क्यों? हाँ बेटा तू सही कह रहा है। वैसे भी मैं यही सोच रही थी कि काव्या को यहाँ से निकाल फेंको, रास्ते का कांटा बन गई है ये। इसका मतलब आप राजी हो हम दोनों के अलग होने के लिए और मेरी दूसरी शादी के लिए? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे डिवोर्स से पहले मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। फिर सास ऋषभ को दामिनी के घर ले जाती है। आप मुझे यहाँ क्यों ले आइए माँ? अरे साहब पता चल जाएगा, रुक तो। अंदर दामिनी किसी से बात कर रही थी। देखो ना बेबी, वो ऋषभ का बच्चा कैसे मेरे जाल में फंसा। अब तक तो उसने अपनी बीवी से डिवोर्स भी ले लिया होगा। अब मैं उसके घर में जाऊंगी और उसके घर का सारा माल जब्त कर लूंगी, जिसके बाद हम दोनों देश छोड़कर फरार। वो मेरी जान क्या प्लान बनाया है। बहुत खूब दामिनी, बहुत खूब, बहुत अच्छा जाल फेंका। अब तुम्हारे लिए मैंने भी पिंजरे की व्यवस्था कर ली है। जिसके बाद पुलिस वहाँ आती है और धोखाधड़ी के केस में दामिनी को गिरफ्तार करके ले जाती है। काव्या मुझे माफ कर दो, मैं दामिनी के बहकावे में अंधा हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसका मतलब तू मेरी बेटी से डिवोर्स ले लेगा? काव्या मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है और मैं इसके साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकती। मुझे नहीं लगता कि तू इसका पति कहलाने के काबिल है। माँ मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। तेरी सजा ये है कि जैसे काव्या तुझसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, बदले में तू भी उससे उतना ही प्यार करे। क्या करेगा ना बेटा? और मनोरमा जी की समझदारी से काव्या का घर टूटने से बच जाता है। थैंक यू माँ, आप मेरी सास ही नहीं मेरी माँ हो। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना नहीं करती जितना आप मेरे लिए करती हो। चल अब सेंटी मत हो, अरे गले लग जा मेरे। और दोनों सास बहू हंसते हुए गले लग जाती।